Hey guys, welcome to the channel Calibrate Physics. On this channel, you all can attempt a lot of questions, and for the ease of solving, I have divided the questions in different categories based on their difficulty levels. The first one is the beginners level question set, where you can learn simple applications of concepts. Then you can move on to the expert level question sets, where you can learn applications of concepts in tricky situations. And finally, you can move on to the champions level question sets. These are highly complex questions, and to attempt them, you need a thorough understanding of that particular topic. Also, during the later part of this video, all the questions will appear on the screen one by one, and to attempt any particular question, you can pause the video, solve that particular question, and then again play the video to move on to the next question. You can repeat this process for all the other questions as well. Later, you can also look at the answer key as well as the solutions to get a detailed understanding on how to attempt different types of questions in different situations. So guys, start practicing a lot of questions on this channel, and gradually you will definitely see a lot of improvement in the understanding of any particular topic. You can also subscribe to the channel and click on the bell icon to get regular updates. So guys, go for it and wish you all best of luck. In this video, you all can attempt 6 expert level questions on elasticity. Let us have a look at the questions now. Verify your answers from this answer key. Let's discuss the solutions now. Question number 1. A steel wire of original length 1 meter and cross-sectional area 4 mm square is clamped at the ends so that it lies horizontally and without tension. So first statement के according एक steel wire को दो साइड में clamp किया हुआ है और ये horizontal orientation में, और इसके अंदर कोई भी टेंशन नहीं है इनिशियली. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 4 mm स्क्वायर और इसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट देखो अभी. इफ अ लोड ऑफ 2.16 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द वायर, व्हाट वुड बी इट्स वर्टिकल डिप्रेशन. सो वायर के सेंटर से हम एक लोड को सस्पेंड कर रहे हैं, तो लोड को सस्पेंड करने के बाद सिचुएशन क्या होगी. ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये वायर थोड़ा नीचे डिप्रेस हो जाएगा. तो लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम विद द लोड सस्पेंडेड. वायर का जो नया ज्योमेट्री होगा वो ऐसा होगा, इस तरीके से. सेंटर पे अपन एक लोड सस्पेंड किया हुआ है और इसका जो मास है वो भी गिवन है 2.16 kg. और रेफरेंस के लिए वायर का इनिशियल पोजीशन बना दो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से. तो वायर का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है वो कितना नीचे डिप्रेस करेगा ये हमें फाइंड करना है. ये लेंथ को y मान लेते, ओके. और क्या दिया हुआ है हमें, वायर का यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻11 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. तो देखो अभी सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे. हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए सवाल को सॉल्व करते समय. हमें ये y निकालना है, इसका डिप्रेशन. और वायर नीचे डिप्रेस हो रहा है, उसके वजह से हम देख सकते हैं कि वायर का ये लेंथ इंक्रीज हो रहा होगा. पहले जो वायर हॉरिजॉन्टल था, ओरिजिनली ये वायर था, और अब वो इंक्लाइन हो गया तो उसका लेंथ बढ़ गया होगा. कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वायर का टोटल लेंथ हम लोग 2L मान सकते. तो ये वाले जो लेंथ है ये L और L होंगे, राइट. तो अभी जो नया लेंथ होगा ये वाला, ये √L² + y² होगा, एंड टोटल लेंथ विल बी 2 × √L² + y². सो देखो यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होगा, हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं. इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ से अपन स्ट्रेन निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री से अपन स्ट्रेन निकाल सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. और स्ट्रेन मिल गया तो यंग्स मॉड्यूलस की मदद से अपन स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, और स्ट्रेस मिल गया तो टेंशन भी मिल जाएगी. और वायर के अंदर जो भी टेंशन फोर्स होगा वो इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा, राइट. तो अगर मैं वायर के अंदर टेंशन फोर्स T मान लूं और ये वाले एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, तो टेंशन के cos थीटा वाले कंपोनेंट्स 2T cos थीटा, ये mg को बैलेंस कर रहा होगा. तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास. हमारा टारगेट y निकालना है.
तो cos थीटा को भी हम लोग y के टर्म्स में लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू y अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है, तो सारे डिफॉर्मेशंस बहुत ही छोटे होंगे। वी कैन अज्यूम दैट y इज मच स्मॉलर देन l, तो एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कंपैरिजन में वाई स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली cos थीटा कैन बी रिटन एज y अपॉन l, राइट। अभी स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगा? व्हाट इज द न्यू लेंथ? न्यू लेंथ इज 2 टाइम्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? दिस न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ 2 टाइम्स एल के इक्वल था, एंड डेल्टा एल अपॉन एल, इसको एल से भी डिवाइड कर दो तो ये हमें स्ट्रेन मिल जाएगा। अभी स्ट्रेन के इस कैलकुलेशन में अपन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। सॉरी, एक्चुअल लेंथ जो था वो 2l था, राइट, तो यहाँ पे 2l से डिवाइड करना होगा, ओरिजिनल लेंथ 2l होगा। सो ये 2 के फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और l को भी दोनों टर्म से डिवाइड कर दो, तो पहला जो टर्म है वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1। पहले टर्म में इस l को भी अपन अंडर रूट के अंदर ले गए, तो अंदर जाने पर ये स्क्वायर हो जाएगा और एल स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के साथ डिवाइड होने पर ये मिल जाएगा, राइट। अभी जो ये पहला टर्म है इसमें अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस हाफ वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। तो ये अप्रोक्सीमेशन लगाने पर स्ट्रेन क्या बन जाएगा? 1 प्लस हाफ वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 भी हो रहा है, तो स्ट्रेन में सिर्फ वाई स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर ये टर्म्स बचेंगे। स्ट्रेन मिल गया तो स्ट्रेस भी मिल जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस, सो स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉड्यूलस इनटू वाई स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। और स्ट्रेस मिल गया तो टेंशन फोर्स क्या होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया, सो ay इनटू वाई स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। ये टेंशन फोर्स की वैल्यू आ रही है। टेंशन फोर्स की इस वैल्यू को और cos थीटा की इस वैल्यू को अपन ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो उसको सॉल्व करने पर खाली y ही एक अननोन बचेगा उस इक्वेशन में, राइट। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। 2t cos थीटा, 2t में 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और खाली ay अपॉन एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बचेगा। cos थीटा मतलब y बाय l इक्वल्स टू mg, राइट। तो इस इक्वेशन में खाली y एक अननोन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में y क्यूब, डिनोमिनेटर में l क्यूब, सो y क्यूब विल बी इक्वल्स टू mg l क्यूब अपॉन ay। ये सारे टर्म्स बच रहे, इसके सारे वैल्यूज डाल देते हैं इधर। m की वैल्यू 2.16, g को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लो, l क्यूब, टोटल लेंथ 1 मीटर था और l को हमने हाफ लेंथ माना था, तो l हाफ के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हाफ का क्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -6, यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11, राइट। तो इसको सॉल्व करने पर y क्यूब कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका एक 8 आएगा और इसका एक 8 आएगा, तो 8 2 बार आ रहा है, 8 इंटू 8, और 10 के पावर्स देखो, 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर -6, डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 5 बचेगा, जो कि ऊपर आके 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, और एक और 10, सो 10 टू द पावर -4, और यहाँ पे 2.16, 2.16 को 216 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख दो ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्यूब रूट लेने पर y कितना होगा? क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6 एंड क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, और 10 टू द पावर -6 का क्यूब रूट 10 टू द पावर -2, तो y 6/4 मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, तो इसकी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर्स लिख सकते हैं, ओके।
All right, let us move on to question number 2. A light rod of length 2 meters is suspended from the ceiling horizontally by means of two vertical wires of equal length tied to the ends. One of the wires is made of steel and is of cross-sectional area 10 to the power minus 3, and the other wire is of brass and cross-sectional area 2 into 10 to the power minus 3. So देखो यहाँ पे एरियाज को कंपेयर कर लेते हैं. अगर मैं स्टील का एरिया A मान रहा हूँ तो ब्रास का एरिया 2 टाइम्स A होगा. अगर वैल्यूज डालने की जरूरत पड़े तो अपन एड में डाल देंगे. और रॉड का लेंथ 2 मीटर्स दिया हुआ है. फाइंड आउट द पोजीशन अलोंग द रॉड एट विच अ वेट में बी हंग टू प्रोड्यूस ए पार्ट में इक्वल स्ट्रेस. तो अगर दोनों ही वायर्स में स्ट्रेस इक्वल होना है तो स्ट्रेस इक्वल करने के लिए टेंशन फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, राइट. एरियाज का जो रेशियो है वो डबल है, 2 है. एरिया ऑफ ब्रास इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्टील. तो ब्रास के अंदर जो टेंशन है वो भी 2 टाइम्स द टेंशन इन स्टील होना चाहिए. तो स्टील के अंदर का अगर मैं टेंशन T मान लूं दैट मींस ब्रास के अंदर टेंशन 2T होगा, राइट. और हमें फाइंड करना है कि इस वेट को कहां पे अटैच करें. x की वैल्यू फाइंड करनी है. और फर्स्ट केस में हम लोग स्ट्रेसेस को इक्वल करते हुए सॉल्व कर रहे हैं, राइट. तो x को फाइंड करने के लिए हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं. हमारे पास दोनों टेंशंस का रेशियोज पता है T and 2T. So we can conserve torque, we can balance the torque about this center of mass. सेंटर ऑफ मास से जो वेट लग रहा होगा उसका तो कोई भी टॉर्क नहीं आएगा. और टेंशन इन स्टील इसका टॉर्क होगा TS इंटू एक्स एंड टेंशन इन ब्रास इसका टॉर्क होगा TB इंटू ये लेंथ 2 माइनस एक्स, राइट. सो टॉर्क्स को बैलेंस करके टेंशन इन स्टील को T लिख दो एंड टेंशन इन ब्रास को 2T लिख दो. तो T और T कैंसिल. दैट मींस x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x. तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 4/3 मीटर्स आ रही है. ये पार्ट A का आंसर हो गया. अभी देखो पार्ट B में क्या कंडीशन है, द स्ट्रेन्स शुड बी इक्वल. तो स्ट्रेन्स को इक्वल करने के लिए स्ट्रेन इन स्टील इक्वल्स टू स्ट्रेन इन ब्रास. स्ट्रेन को अपन स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस लिख सकते हैं बिकॉज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस. दैट मींस स्ट्रेस इन स्टील अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इक्वल्स टू स्ट्रेस इन ब्रास अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास. और स्ट्रेस को टेंशन अपॉन एरिया ये लिख दो. तो सेकेंड केस में भी हम लोग को दोनों वायर्स में टेंशंस में रिलेशन मिल जाएगा. अभी एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील इज A, इसको A लिख दो और इसको 2A लिख दो. एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, स्टील का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो डबल है. तो ब्रास का अगर मैं Y मान रहा हूं तो स्टील का 2Y होगा. तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील को 2Y लिख दो एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास को Y लिख दो. तो यहाँ से अपन देख पा रहे कि एरियाज और यंग्स मॉड्यूलस ये सारे फैक्टर्स कैंसिल हो रहे. एंड सेकंड कंडीशन में ये दोनों ही टेंशन सेम आने चाहिए और दोनों वायर्स में सेम टेंशन क्रिएट करने के लिए लोड को एग्जैक्टली मिडल पे अटैच करना होगा, राइट. तो सेकंड केस में x की वैल्यू 1 मीटर आ जाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी. अ थिन यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L and radius r rotates with an angular speed of omega in a horizontal plane about a vertical axis passing through one of its ends. तो ये वर्टिकल एक्सिस मान लेते और ये रॉड मान लेते जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा होगा. ये वाला प्लेन, इस प्लेन में रॉड रोटेट कर रहा है, राइट. और उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है, रॉड का लेंथ L दिया हुआ है. कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द रॉड. तो हमारे पास ओमेगा L, डेंसिटी एंड यंग्स मॉड्यूलस ये सारे पैरामीटर्स गिवन है और इन पैरामीटर्स की मदद से हमें डेल्टा L निकालना है, एलोंगेशन. देखो इस केस में रॉड के सारे पॉइंट्स में जो टेंशन फोर्स होगा दैट इज वेरिएबल. अगर टेंशन फोर्स कांस्टेंट होता तो अपन एलोंगेशन का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे ये नहीं अप्लाई कर पाएंगे बिकॉज टेंशन इज वेरिएबल
तो यहाँ पे एलोंगेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एक्स अपॉन ए वाई। तो उसके लिए सबसे पहले टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना होगा, राइट। और किसी भी एक्स पे अगर मुझे टेंशन चाहिए तो किसी भी एक्स पे जाके इस रॉड को दो पार्ट्स में कट कर दो और इसके किसी भी पार्ट का एफवीडी बना दो। पर देखो, अगर हम लोग इसके लेफ्ट पार्ट का एफवीडी बनाते तो लेफ्ट पार्ट में ये हिंज के फोर्सेस भी आएंगे जो हमें पता नहीं, तो इसलिए इसके राइट वाले पार्ट का एफवीडी बना देते। राइट वाले पार्ट का जो लेंथ है वो L माइनस एक्स होगा। सो इसका अपन एफबीडी कंसिडर कर, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। लेफ्ट वाला पार्ट इस पे टेंशन अपनी तरफ लगा रहा होगा, और इस टेंशन की वजह से जो राइट वाला पार्ट है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कल में घूम रहा है, और उस सर्कल का रेडियस ये होगा, राइट। इसको R मान लेते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है राइट वाले का टोटल लेंथ अगर L माइनस एक्स है तो ये डिस्टेंस L माइनस एक्स अपॉन 2 होगा। दैट मीन्स डायग्राम से हम R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x प्लस L माइनस एक्स अपॉन 2। सो दिस इज L प्लस एक्स अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पे अपन सेंटर ऑफ मास का रेडियस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है। किसी भी सिस्टम के लिए फोर्स इक्वेशन लिखते समय हम नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, राइट। यहाँ पे जो राइट वाला पार्ट है जिसका हम एफवीडी बना रहे हैं, इसके सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, तो ऐसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास का ही एक्सेलरेशन लिया जाता है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास का एक बार हमें रेडियस मिल गया तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r लिख सकते हैं। दिस इज a कॉम टूवर्ड्स द सेंटर। तो अभी फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम व्हिच इज राइट पार्ट ऑफ द रॉड विल बी मास ऑफ दैट पार्ट। राइट वाले पार्ट का मास क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू राइट वाले का लेंथ इनटू L माइनस एक्स, ये उसका मास होगा, इनटू a कॉम मतलब ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने पर हमें टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L ये मिल गया। और एक बार टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया, अभी एलोंगेशन निकालने के लिए बस इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2L, और ये ay इसको भी बाहर ले लो, तो अंदर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx ये बचेगा, एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू L। इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ L स्क्वायर dx विल बी L स्क्वायर x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाई 3। 0 से L लिमिट्स डाल दो, तो ये L क्यूब माइनस L क्यूब बाई 3, ये पूरा टर्म 2L क्यूब बाई 3 बच जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, एंड फाइनल आंसर जो हमें मिल रहा है एलोंगेशन के लिए दैट इज m ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक L भी कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब के बजाय ये स्क्वायर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 3ay, ये फाइनल आंसर आ रहा है एलोंगेशन का, राइट। अच्छा देखो, यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है बट मास के बजाय डेंसिटी दिया हुआ है, तो अपन मास को डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होगा, तो मास की ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एलोंगेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और L स्क्वायर से एक और L मल्टीप्लाई हो रहा है तो L क्यूब बन जाएगा, तो सिग्मा ओमेगा स्क्वायर L क्यूब बाई 3y। ओके, ये फाइनल आंसर होगा। Question 4. A ring of radius r is made of a material of density rho and Young's modulus y. If the ring is rotated about its center and in its own plane with angular speed of omega, find the small increase in radius. तो देखो, सवाल का पहले मतलब समझ लेते। एक रिंग अपने ही प्लेन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, राइट। रिंग का रेडियस दिया हुआ है
डेंसिटी दिया हुआ है और यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है और ओमेगा भी दिया हुआ है। तो ओमेगा से रोटेट करने पर इस रिंग के अंदर कुछ इंटरनल टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएगा और टेंशन की वजह से इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वजह से ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, और क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगा तो इसके सर्कल का रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो हमें इसी इंक्रीमेंट ऑफ रेडियस को फाइंड करना, राइट, डेल्टा आर, ये हमारा टारगेट है। तो डेल्टा आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें टेंशन निकालना पड़ेगा। टेंशन मिल गया तो बाकी सारी चीजें आ जाएगी। और टेंशन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी मटेरियल में अगर हमें टेंशन चाहिए तो उस मटेरियल को हमें कट करना पड़ता है। कट करके हमें पता चलता है कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे कितना इंटरनल टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मैं एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ। सर्कल के केस में छोटा सा एलिमेंट कैसे लेते, स्मॉल एंगल डी थीटा मान लो। अज्यूम करो कि एक छोटा सा आर्क है जो सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और साथ में एक वर्टिकल एंगुलर बाइसेक्टर भी बना दो। तो ये एंगल्स को अपन डी थीटा बाई 2 और इसको भी डी थीटा बाई 2 मान सकते हैं। और अभी हम लोग खाली ये वाला छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। ऑल्दो ये डायग्राम में काफी बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअल में इट विल बी लाइक अ पॉइंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट। और हमने इसको इन दोनों पॉइंट्स पे कट किया इस छोटे से एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए। तो जहाँ पे भी हम इसको कट करेंगे वहां पे जो दूसरा वाला पार्ट है वो अपने तरफ पुलिंग टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस एलिमेंट पे एक टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा एंड बाय सिमेट्री सेम टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज टेंशन सब जगह सेम होगा बाय सिमेट्री। और ये जो ग्रीन वाला छोटा सा एलिमेंट हम ले रहे हैं, दैट एलिमेंट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब उस एलिमेंट का जो एक्सेलरेशन वो ओमेगा स्क्वायर आर नीचे की तरफ होगा। इट्स लाइक अ पॉइंट एलिमेंट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर आर ये उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और उसके एफबीडी में बस यही दो फोर्स लग रहे हैं, ये दो टेंशंस। तो इन दोनों फोर्सेस को अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होगा, अगर रेडियस का एंगल वर्टिकल से डी थीटा बाई 2 है तो टेंजेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल से भी डी थीटा बाई 2 होगा। दोनों परपेंडिकुलर है, ज्योमेट्री से अपन प्रूव कर सकते हैं ये दोनों एंगल्स डी थीटा बाई 2 होंगे। तो टेंशंस के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं टी एक्स जो कि टी कॉस डी थीटा बाई 2 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड टेंशन के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे टी वाई ये दोनों एडअप हो जाएंगे और टी वाई की वैल्यू क्या होगी, टी साइन डी थीटा बाई 2। तो इस एलिमेंट का फोर्स इक्वेशन क्या होगा, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज 2ty मतलब 2t sin d theta by 2. दिस शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एलिमेंट का मास क्या होगा, हमें वायर का डेंसिटी दिया हुआ तो डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया a मान लेते इनटू इस एलिमेंट का लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा r d थीटा। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इनटू लेंथ ये उसका वॉल्यूम होगा एंड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये उसका मास होगा। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें टेंशन मिल जाएगा यहाँ पे, बिकॉज डी थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 इसको अपन अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई 2 ही लिख सकते। और आरएचएस में क्या मिल रहा है, रो ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम्स डी थीटा। तो दोनों साइड से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स टेंशन की वैल्यू रो ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ये आ जाएगी। दैट मीन्स स्ट्रेस विल बी टेंशन अपॉन एरिया। तो एरिया से डिवाइड करने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल बी रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और स्ट्रेस से स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस। So strain can be written as stress upon Young's modulus, rho omega square r square upon y, और strain को change in length upon original length। तो change in length क्या होगा, 2 pi new radius minus 2 pi original radius, ये वायर का change in length होगा upon original length which is 2 pi into original radius।
तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2 पाई के टर्म्स कैंसिल हो गए एंड r डैश माइनस r इज द रिक्वायर्ड चेंज इन रेडियस। तो रिक्वायर्ड चेंज इन रेडियस विल बी इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर, एक और r यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर r क्यूब बाय y, राइट। तो देखो एक्सपर्ट लेवल के जो ये सारे क्वेश्चंस है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमें अप्लाई करना पड़े, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी तुम्हारे रिवाइज होते जा रहे। ओके, नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। A uniform rod of mass m, length L and cross sectional area A, Young's modulus Y, hangs from the ceiling। तो यहाँ पे एक रॉड का मास दिया हुआ है हमें, लेंथ L और यंग्स मॉड्यूलस भी गिवन। ये अपने सेल्फ वेट से इस सीलिंग से हैंग कर रहा है। फाइंड द एलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट। तो यहाँ पे भी टेंशन हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा, तो एलोंगेशन के लिए अपन इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी dx अपॉन ए वाई। तो किसी भी x का रेफरेंस ले लो, किसी भी x पे जाके वायर को कट कर दो और वायर को कट करके इसके नीचे वाले पार्ट का एफबीडी बना दो। तो नीचे वाले पार्ट का मास क्या होगा, टोटल मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ, ये इसका मास होगा, इनटू जी, ये इसका वेट नीचे लग रहा होगा एंड ऊपर वाला पार्ट इस पे टेंसाइल फोर्स टी ऊपर लगा रहा होगा और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। दैट मींस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल्स टू mgx/l। इसको इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में डाल दो तो हमें नेट एक्सटेंशन मिल जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लो, mg अपॉन l और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a इंटू वाई, तो डिवाइडेड बाय a/l, इसको बाहर ले लो। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ x dx बचेगा, x का वेरिएशन 0 से l, तो mg अपॉन a/l, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स डालने के बाद ये l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर mgl अपॉन 2a/, ये टोटल एक्सटेंशन आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6। Consider a uniform rod of mass m suspended from ceiling from one of its end, original length दिया हुआ है L और cross sectional area A दिया हुआ है, Young's modulus भी given है Y। Find the energy stored in the rod due to extension of rod because of its own weight। तो हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, राइट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, एनर्जी डेंसिटी। और इस केस में क्योंकि टेंशन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, सिचुएशन तो सेम पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है, राइट, बट हमें निकालना है एनर्जी एंड टेंशन इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो स्ट्रेस भी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, दैट मींस एनर्जी डेंसिटी भी हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। अगर एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट होता तो पोटेंशियल एनर्जी को हम एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख सकते थे इफ u वाज कांस्टेंट। बट अगर फिजिक्स में कोई भी चीज वेरिएबल होती तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट dv। इससे हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। और पिछले सवाल से टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, ये कितना आया था, mgx/l, mgx/l। तो ये जो वायर में हमने x डिस्टेंस पे टेंशन निकाला था, यहाँ पे dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट देखो, इस पूरे छोटे से एलिमेंट पे टेंशन की वैल्यू लगभग सेम ही होगी बिकॉज dx इज वेरी स्मॉल। और इस छोटे से एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा dv, उसको अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स dx लिख सकते हैं। So for the small element, what is the energy density? Stress का square, stress मतलब tension, mgx/l upon area, stress का square upon 2 times Young's modulus, ये energy density होगा। और energy density को अपन volume से multiply करेंगे, volume of the small element, which is a dx। तो ये मुझे बस इस element के अंदर का energy दे देगा और इन सारे एनर्जीज को जब हम एड अप कर देंगे, विच इज इंटीग्रेशन
So this will give me the total energy stored in the entire wire, right? Limits again will be from 0 to L. So total potential energy, which is integration of U dV, will be simplification of this integration. इसको simplify कर लो, constant terms को again बाहर ले लो, mg का whole square upon L square A square 2y into A, और इंटीग्रेशन के अंदर x square dx बचेगा. Integration of x square dx is x cube by 3, which will become L cube by 3. तो न्यूमेरिकली नीचे 2 into 3 6 का फैक्टर आ रहा है, और बाकी टर्म्स को भी सिंप्लीफाई कर लो. 1/6 mg का स्क्वायर, एक एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में a into y बचेगा, और यहाँ पे L स्क्वायर, यहाँ पे L क्यूब, तो न्यूमरेटर में एक L बच जाएगा, राइट? So this is the final answer for potential energy. So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below, and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video, and take very good care of yourselves.